नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा की ऐसी तकरीर दिखाएंगे जिसमें धमकी और आग लगाने वाले शब्दों की मात्रा बहुत ज्यादा है। तौकीर रजा ने कहा है, सड़कों पर आए तो रूह कांप जाएगी। इसीलिए आज पूछेंगे, आखिर तौकीर रजा डरा किसे रहे हैं और कैसे अब उनके बयान पर धर्म क्लेश हो गया है। इसके बाद ट्रूडो और उनकी पुलिस की कुटिल नीति दिखाएंगे, जिसने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अर्श डल्ला को गिरफ्तार तो किया, लेकिन ये शुभ समाचार भारत से छिपा लिया। इसके पीछे ट्रूडो का क्या एजेंडा है और अर्श डल्ला भारतीय एजेंसियों की हिट लिस्ट में क्यों है, ये भी समझाएंगे। फिर आपके साथ हो रहे ऐसे धोखे की खबर जो बड़ी विदेशी कंपनियां कर रही हैं। ये ऐसा क्वालिटी घोटाला है जिसमें आपकी सेहत का सौदा किया जा रहा है। इस खबर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने श्री स्वामी नारायण मंदिर वडताल की 200वीं वर्षगांठ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया और विपक्ष पर जाति प्रहार किया। पीएम ने कहा, जाति के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, इसीलिए देश विरोधियों की मंशा को समझना जरूरी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड में मुस्लिम आरक्षण देने के विपक्ष के वादे पर हमला किया। शाह ने कहा, कांग्रेस आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने झारखंड में सरकार बनते ही घुसपैठियों की पहचान के लिए कमेटी बनाने का भी वादा किया। आज देश को नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं, जिनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। इस दौरान वो कौन से 5 बड़े मामलों की सुनवाई करने वाले हैं, उनकी लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि राजधानी में साल भर पटाखा बैन करने के लिए 25 नवंबर से पहले फैसला लें। कोर्ट ने कहा, कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है जिससे प्रदूषण फैलता हो। सत्ता की शुरुआत करते हैं चुनावी माहौल में देश में छिड़े धार्मिक युद्ध से, जिसमें बोर्ड बनाम बोर्ड वाली लड़ाई है, हिंदू बनाम मुस्लिम वाली चिंगारी है, जोरदार बहस है, संख्या बल वाले शोले हैं, दिल्ली का घेराव करने वाली अपील भी है। धर्म के नाम पर हो रहे इस क्लेश में एक तरफ वक्फ बोर्ड है, जिसकी संपत्तियों को लेकर आए वक्फ संशोधन बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसी विरोध के क्रम में तौकीर रजा ने कैसे भाषा की मर्यादा पार की है, आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ संतों और साधुओं की ओर से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है। दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद भी है। इसकी पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं मुस्लिम धर्मगुरु और इत्तेहाद मिल्लत परिषद के प्रमुख तौकीर रजा और उनकी तकरीर की, जिस पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सवाल उठ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल के विरोध का ये कौन सा तरीका है। पहले आप तौकीर रजा का पूरा बयान सुनिए, जो उन्होंने रविवार को जयपुर में दिया। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का मंच था, वक्फ संशोधन बिल के विरोध का विषय था, तौकीर के लिए प्रचार का मौका था। आप उनकी पूरी बात सुनिए। तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। आओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारा कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको।
वैसे तो तौकीर रज़ा की ज़ुबान से ऐसे जहरीले शब्द अक्सर निकलते रहते हैं। अगर विवादित और भड़काऊ बयानों की कोई प्रतियोगिता होती तो निश्चित रूप से तौकीर रज़ा इसके गोल्ड मेडलिस्ट होते। लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा और जिस अंदाज में कहा उस पर सवाल पूछना तो बनता है, और पिछले 24 घंटों से चुभने वाले प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तौकीर रज़ा के लिए विशेष रूप से हमने सत्ता में उनके बयानों के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किया है। उनके एक एक बयान और एक एक सवाल वाली कुंजी आइए आपको दिखाते हैं। तौकीर रज़ा ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध के बहाने धमकी दी। सवाल है, क्या उनको जेपीसी के जरिए बातचीत वाले रास्ते पर भरोसा नहीं है? तौकीर रज़ा ने कहा कि किसी की औकात नहीं हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। सवाल है, क्या धर्म गुरु तौकीर रज़ा संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं? तौकीर रज़ा ने मुसलमानों से अपील की, उनको कहा कि इकट्ठा हो, दिल्ली चलो, घेराव करो। सवाल है कि क्या वक्फ के नाम पर तौकीर रज़ा धार्मिक चिंगारी भड़का रहे हैं? जयपुर में तौकीर रज़ा ने यह भी कहा कि हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं हैं, 24 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे। सवाल है कि तौकीर रज़ा मुस्लिम युवाओं के संख्या बल की धौंस किसे दे रहे हैं? हालांकि वो बात शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कर रहे हैं, लेकिन संकट यह है कि उनके हर शब्द से शांति वाला भाव गायब है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि मुसलमानों की संख्या छिपाते हो, जिस दिन सड़कों पर आए तुम्हारी रूह कांप जाएगी। सोचिए, इसमें शांति वाला भाव कहाँ है? रूह कांप जाएगी, ये कहकर तौकीर रज़ा भाषा की मर्यादा को नहीं लांघ रहे हैं। भाषा की लक्ष्मण रेखा पार करने का तो उनका लंबा इतिहास भी रहा है। तौकीर रज़ा ने यह भी कहा कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है, 15 दिन बाद अपने तरीके से आएंगे। सवाल है, नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है, ये कहने वाले तौकीर रज़ा का इशारा क्या है और वो किस तरीके की बात कर रहे हैं? वैसे आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल जिस कार्यक्रम में तौकीर रज़ा ये तकरीर दे रहे थे, उसका एकमात्र एजेंडा था सरकार का विरोध करो, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करो। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के उलेमा और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी जयपुर पहुंचे थे। इनमें से एक तौकीर रज़ा भी थे, जिनकी तकरीर पर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। तौकीर रज़ा यूपी के इस्लामी धर्म गुरु हैं, उनका विशेष वोट बैंक है। वो राजनीतिक दल इत्तेहाद मिल्लत परिषद के संस्थापक भी हैं। आप सिर्फ 120 सेकंड में देखिए तौकीर रज़ा के जयपुर वाले जुबानी शोले रिलीज होने के बाद दिल्ली में कैसे संग्राम छिड़ गया है। लेकिन अगर हमारी बातें कभी मदनी डराते कि 5 लाख लोग लेकर के आएंगे, अभी तौकीर रज़ा डरा रहे हैं, कभी ओवैसी के भाई चिल्लाते। ये समझ क्या लिया? तौकीर रज़ा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है, अब बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। ये एक्ट मैं समझता हूं आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। इस तरह की अराजकता, इस तरह की उद्दंडता के जरिए जो वक्फ के सिस्टम के संवैधानिक सुधार की दिशा में काम हो रहा है, उस पर जो है वो आप किसी तरह का स्पीड ब्रेकर खड़ा नहीं कर सकते। आपके पास अगर तर्कों की तंगी है और कुतर्कों का तमाशा आप कर करके उसको रोकना चाहते हैं तो ये किसी को के फायदे में नहीं है। हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, किसी भी जाति धर्म के गुरु यदि संविधान के खिलाफ बात करते हैं तो गलत है। हमें बात वो करनी पड़ेगी जो देश के हित में हो, संविधान के अनुसार हो। जो कह रहे हैं ना कि दिल्ली को घेर लो, 24 को जाएंगे, उसके बाद 15 दिन बाद आएंगे और उसके बाद क्या होगा वो फिर दिल्ली सरकार जाने, यही बयान है ना, यही बयान है ना। तो उन लोगों की तो योजना है, आज नहीं तो कल वो दिल्ली को घेरेंगे। अब प्लान ये करना है कि हमें क्या करना है, हमें दिल्ली को गिरने देना है, दिल्ली को जाने देना है या दिल्ली को बचाना है। सबसे पहले तो मैं गृह मंत्रालय से, पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं, ऐसे जिहादियों को और इस प्रकार के बयानबाजी करके देश का माहौल ख़राब करने वाले को सलाखों के पीछे करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो मुस्लिम समाज के युवाओं को भड़काकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं।
वक्फ बिल पर जो भी होगा, सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम अपडेट करते रहेंगे। अब बात करते हैं वक्फ जैसा बोर्ड बनाने की उस डिमांड की जिस पर राजनीतिक क्लेश हो रहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाया जाए। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि सनातन बोर्ड को वक्फ जितनी जमीन मिले। दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद है। साधु संतों की बैठक होगी, देश भर से कथाकार जुटेंगे। आम लोगों से भी आने की अपील की गई है। अगर सनातन धर्म संसद के मुद्दे की बात करें तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भव्य निर्माण, प्रसाद में मिलावट पर कड़ी कार्रवाई, लव जिहाद, गोरक्षा, धर्मांतरण पर मंथन हो सकता है। अगर इस देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपनी सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। और जो भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं 16 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आइए कि दिल्ली और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सनातन बोर्ड बनाएं। सत्ता में अब बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पुलिस की, जिनका मन रह रहकर खालिस्तान और खालिस्तानियों के नाम पर मचलने लगता है। दिल में खालिस्तान प्रेम वाले मंगल गीत बजने लगते हैं और ट्रूडो एंड कंपनी बार बार दुनिया को ये दिखाने लगती है कि ये रिश्ता बहुत अटूट है। जस्टिन ट्रूडो और उनकी पुलिस कैसे खालिस्तानियों की सेवा में 24 घंटे तत्पर है और खालिस्तानी नेटवर्क पर पर्दा डालने में दंडवत है, इसके 2 नए प्रमाण कनाडा से आए हैं। कनाडा में एक शूटआउट की घटना में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला को पकड़ा गया है, जो भारत का मोस्ट वांटेड है। और पिछले महीने भारत ने जिन 26 गैंगस्टर और आतंकियों की लिस्ट कनाडा को प्रत्यर्पण के लिए भेजी थी, उसमें अर्शदीप का नाम भी था। लेकिन ट्रूडो की पुलिस इतनी कुटिल निकली कि उसने अर्श डल्ला के पकड़े जाने की सूचना भारत से छिपा ली। इसके बाद दूसरा कारनामा यह किया कि खालिस्तानी समर्थक इंद्रजीत गोसाल को बहुत चालाकी से जमानत दे दी, क्योंकि ये वही इंद्रजीत गोसाल है जो ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड है, जिसे लेकर हिंदुओं में बहुत गुस्सा है। यानी जस्टिन ट्रूडो और उनकी पुलिस के मन में खालिस्तान प्रेम कैसे उमड़ता है, इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन आज हम सत्ता में विशेष तौर पर अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला की क्राइम फाइल खोलने जा रहे हैं, क्योंकि ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा में बैठकर भारत में आतंकी गतिविधि को टारगेट किलिंग का रिमोट ऑपरेट करता है। ये खालिस्तानी आतंकी इसलिए भी बहुत खतरनाक है क्योंकि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर इसका बॉस रह चुका है। अर्श डल्ला कनाडा में छिपकर बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी मित्र है और गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अर्श डल्ला आपराधिक नहीं बल्कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है और भारत के दुश्मनों के साथ है। कनाडा ने जिस अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला की गिरफ्तारी की खबर को भारत से छिपाया है, वो मौजूदा वक्त में आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स का बिग बॉस है और ये सत्ता उसने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद संभाली है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का गठन जगतार सिंह तारा ने 13 मार्च 2011 को किया था। जगतार सिंह तारा पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा था और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था। जगतार की गिरफ्तारी के बाद हरदीप निज्जर केटीएफ का चीफ बन गया और अब निज्जर के मारे जाने के बाद केटीएफ की कमान अर्श डल्ला ने संभाली है। ये वही खालिस्तान टाइगर फोर्स है जो भारतीय कानून की डिक्शनरी में आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल है, जिसे फरवरी 2023 में भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और तब से खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला का नाम भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में दर्ज है। अर्श डल्ला 4 वर्षों से अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रह रहा है, वहीं से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियां कर रहा है और देश के दुश्मन उसके अजीज दोस्तों में शामिल हैं। इस खालिस्तानी आतंकी का नाम दिल्ली और पंजाब पुलिस के साथ भारतीय एजेंसियों की हिट लिस्ट में शामिल है। एनआईए ने इस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। अर्श डल्ला के ऑर्डर पर उसके गुर्गे पंजाब में टारगेट किलिंग करते हैं। इस पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार सप्लाई करने का भी आरोप है। इसका नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से भी बड़ा है और इसके करीब 700 से ज्यादा शूटर्स भारत के कई राज्यों में सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, 2022 अगस्त में उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की योजना भी बनाई थी, जो पूरी नहीं हो सकी।
खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला 2020 में पंजाब से कनाडा भाग गया था। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस अर्श डल्ला का नाम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है, वो कभी एक छोटा मोटा चोर हुआ करता था, लेकिन आज उसके नाम के साथ खालिस्तानी आतंकी का टैग लग चुका है। पंजाब के मोगा में डल्ला गांव के रहने वाले अर्शदीप सिंह गिल ने बालिग होने से पहले से ही अपराध की दुनिया में अपने कदम रख दिए थे। पहले अर्श डल्ला चोरी जैसी छोटी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन जल्द ही उसने रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने की धमकी देना शुरू कर दिया। 2018 के बाद अपराध जगत में उसकी सक्रियता तेजी से बढ़ी और फिर उसका नाम अपहरण और हत्या जैसे संगीन जुर्म से जुड़ गया। इसी बीच उसका संपर्क कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से हुआ और फिर उसके इशारे पर उसने पंजाब में अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। अर्श डल्ला के कारनामों की वजह से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की नज़र उस पर पड़ी और फिर हरदीप निज्जर ने 2021 में KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स का गठन करके उसमें अर्श डल्ला को शामिल कर लिया और अब यही खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स का बिग बॉस है। हालांकि अब इसे कनाडा में गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन ट्रूडो और उनके सिस्टम का दिल जैसे खालिस्तान और उसके आतंकियों और समर्थकों के प्रति धड़कता है, उससे लगता नहीं है कि अर्श डल्ला का ज्यादा कुछ होने वाला है। जैसा कहा गया कि अश्क और मश्क कहीं छुपाने से नहीं छुपा करते हैं, जाहिर हो जाते हैं, तो वही ट्रूडो साहब के खालिस्तान प्रेम का है। उनका प्रेम निस्वार्थ नहीं है, उनका प्रेम अगले वर्ष के पहले भाग में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों को लेकर के है, जिसमें कि सिख लॉबी को वो एक बड़ी वोटर बैंक की तरह से समझते हैं और इस लॉबी के बदौलत ही वो सत्ता में रहे थे, अभी भी हैं। अगर पकड़ा गया है वहाँ पर आतंकवाद के चक्कर में, तो उसके बारे में कह कर के वो अपना केस कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं, यही मंतव्य लगता है। और छोटी अवधि का, बड़ी अवधि का मंतव्य ये लगता है कि ऐसे लोगों को बचा करके वो ये दिखाना चाहेंगे कि वो खालिस्तानियों के हामी हैं। जस्टिन ट्रूडो के आतंकी घोटाले के बाद अब सत्ता में कुछ बड़ी नामी और विदेशी कंपनियों के क्वालिटी घोटाले की बात कर लेते हैं। आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और इसके बारे में आपको अंदाजा तक नहीं है। दरअसल एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि कई विदेशी ब्रांडेड कंपनियां आकर्षक और झूठे विज्ञापन दिखाकर अपने घटिया गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट भारतीयों को बहुत प्यार से चिपका रही हैं। अगर देखेंगे तो आपको अपने घर में ही इन नामी कंपनियों के कई उत्पाद मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं, जैसे इनके बनाए टूथपेस्ट, चाय पत्ती, शैम्पू, नमकीन, चिप्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। इसीलिए इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सवाल आपकी सेहत की सत्ता का है। असल में एक ग्लोबल पब्लिक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका नाम है एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। इसने बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं जिनमें इनका डबल स्टैंडर्ड है। ATNI की रिपोर्ट के अनुसार कई विदेशी कंपनियां भारत में लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही हैं। ये कंपनी भारत समेत दुनिया के कई देशों में खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रही हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों के प्रति इनका नजरिया बिल्कुल अलग है। रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्ट की गुणवत्ता के मामले में कम आय वाले देशों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिन देशों की आय कम है वहां कम हेल्थ स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं, इनमें भारत भी शामिल है। जबकि जिन देशों की आय ज्यादा है वहां अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, यानी अमेरिका और यूरोप के देश। इसीलिए इन कंपनियों के क्वालिटी घोटाले से आप सभी न्यूज मित्रों को सावधान रहना जरूरी है। जो रिपोर्ट एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव की ओर से जारी की गई है उसमें 30 कंपनियों की रैंकिंग की गई है जिनके प्रोडक्ट्स की हेल्थ रेटिंग में कम आमदनी और ज्यादा आमदनी वाले देशों में बड़ा अंतर पाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कम आय वाले देशों में इन कंपनियों के खाद्य उत्पादों की औसत रेटिंग 1.8 थी, जो खराब गुणवत्ता की श्रेणी में आते हैं, जबकि ज्यादा आय वाले देशों में ये 2.3 है, यानी जहां अच्छी गुणवत्ता का सामान बेचा जा रहा है। यानी एक ही प्रोडक्ट लेकिन उसकी क्वालिटी अलग अलग और सप्लाई अलग अलग देशों में। बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है?
वैसे आपको बता दें, हेल्थ स्टार रेटिंग एक सिस्टम होता है जिसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में विकसित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये नामी कंपनियां कम इनकम वाले देशों के साथ भेदभाव करती हैं और उन्हें कम हेल्दी प्रोडक्ट्स मुहैया कराती हैं, जबकि हाई इनकम वाले देशों में जो प्रोडक्ट बेच रही हैं उनकी हेल्थ स्टार रेटिंग कहीं ज्यादा है। सिर्फ भारत ही नहीं, कंपनी कम हेल्थ स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट इथियोपिया, घाना, केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और इसके अलावा तंजानिया और वियतनाम जैसे कम आय वाले देशों में भी बेच रही हैं। इसीलिए यहां बात कानूनी और गैर कानूनी से ज्यादा दोहरे मापदंड और नैतिक अनैतिक की है। एक प्रोडक्ट जो अमेरिका और यूरोपीय देशों में अच्छी क्वालिटी का है, वो भारत में भी अच्छी गुणवत्ता का हो सकता है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सच ये है कि इन कंपनियों के प्रोडक्ट में कुटिलता की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके खासकर खाने पीने के पदार्थ होते हैं, अपने हेयर बालों के लिए, फेस के लिए कॉस्मेटिक्स हैं जिनमें ये टू से सम इसमें बहुत मिलावटें मिल जाती हैं। थोड़ा सा सस्ता करने के लिए लोग इनके लिए चले जाते हैं, जिससे ये साइड इफेक्ट होते हैं और इनकी क्वालिटी जो है बिल्कुल मेंटेन नहीं करी होती बहुत सारी कंपनी की, और इसके साइड इफ़ेक्ट लोगों को ले बैठते हैं जो कई दफ़ा काफ़ी ख़तरनाक हाल तक भी होते हैं। बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि जो कम जो आए देश वाले हैं वो ये सोच के नहीं चलते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट हम प्रोक्योर कर रहे हैं क्या हम उसके फूड लेबल्स को पढ़ पा रहे हैं, उनके फूड लेबल्स की जानकारी होनी चाहिए, क्या वो हमें उनको रोज़मर्रा में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये इन लोगों को, कम आए देश वालों को इन चीज़ों का अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अब जो क्वालिटी एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग करना चाहिए और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, और दोनों के बाद में जो पेनल्टी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब सत्ता में राजनीतिक कुंजी खोलने का वक्त हो चुका है। बात करते हैं चुनावी राज्य महाराष्ट्र की, जहां आज सुबह की शुरुआत बीजेपी के नए नैरेटिव से हुई, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है, आगे का एजेंडा है, वोट वाले समीकरण भी हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में छपने वाले अलग अलग अखबारों की तस्वीरें हैं, जिसमें आज बीजेपी का विज्ञापन छपा। इसमें लिखा है, एक हैं तो सेफ हैं। ये वही मंत्र है जो पीएम मोदी ने सबसे पहले दिया था। इस एक लाइन में कई संदेश छिपे हैं। सफेद बैकग्राउंड में भगवा रंग से लिखा है, एक हैं तो सेफ हैं। इसमें नीचे महायुति के तीनों दल हैं, बीच में बीजेपी है, एक और अजीत पवार की एनसीपी और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का चुनाव चिन्ह है। बाकी इस एड में कुछ भी नहीं लिखा है। इस विज्ञापन की एक और खास बात है, सबसे ऊपर जो एक लिखा है, इसके अंदर महाराष्ट्र में विभिन्न जाति और वर्गों की लगाई जाने वाली पगड़ी बनी है। शायद मराठी पगड़ी को एक शब्द से जोड़कर बीजेपी ने लोगों को जाति के आधार पर न बंटने का संदेश दिया है। इस सब के बीच संकेत यह है कि बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से परहेज कर रही है, क्योंकि सहयोगियों को ये नारा हजम नहीं हो रहा था। अजीत पवार पहले ही इस पर आपत्ति जता चुके हैं। बीजेपी के पुराने और नए नैरेटिव के बीच विपक्ष को कटाक्ष का मौका भी मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले बीजेपी के नेता तय कर लें कौन सा स्लोगन चलाना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐड ने बवाल मचा दिया है। दरअसल अखबारों में आज एक ऐड दिया गया जिसकी कॉपी हमारे पास है, TV9 भारतवर्ष के पास, और इस ऐड में लिखा गया है, एक हैं तो सेफ हैं। इस तरह के नारे प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में भी कहते आ रहे हैं। एक है तो सेफ है वो बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा। उनकी मंशा ये है किसी न किसी हालत में यूनिटी को धक्का देना। ये साजिश है कि इस तरह का विज्ञापन देना, एक है तो सेफ है,
संविधान और आरक्षण पर सीधे सीधे हमले की साजिश बनाई जा रही है। महाराष्ट्र की जनता, बाबा साहब अंबेडकर की भूमि की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। आखिर वो एडवर्टाइज है, वो तो सिंबॉलिक ही रहेगी एडवर्टाइज। सिर्फ एक समुदाय की टोपी इसमें नहीं है। इसमें कांग्रेस को आपत्ति है, यानी कांग्रेस की वोटों की राजनीति कितनी गंदी है। हर चीज में, कोई भी चीज हो, उनको सिर्फ वही विशिष्ट समुदाय का हित यही सामने दिखता है। बाकी हिंदुओं के बारे में उनको कोई प्रेम नहीं दिखता। भाइयों और बहनों, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। अगर एक नहीं रहेगा, रोटी माटी बेटी हाथ से निकल जाएगा। अब बात करते हैं केरल के सियासी तापमान की, जहां हाई प्रोफाइल वायनाड लोकसभा सीट पर सिर्फ 2 दिन बाद 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज वायनाड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव मैदान में है। आज प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने रोड शो किया। वायनाड के सुल्तान बाथरी में राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोगों के प्यार और स्नेह से उनकी राजनीति बदल गई। ये एहसास हुआ कि नफरत का मुकाबला करने का एकमात्र हथियार स्नेह है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी वायनाड की जनता से भावुक अपील की। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി. I will not bow, I will not bend, I will not compromise with our ideals, with the ideals of the Constitution and this country. If you give me a chance to repay this love and to work hard for you, to fight shoulder to shoulder with you for all your problems to be resolved, Rahul will tell you that I am the best fighter you can get. So when I first went on the Bharat Chodo Yatra, I was a bit surprised because it was a political walk. Most of the walk was political, to give a message that everybody should stand together, everybody should be united. After I came to Wayanad, suddenly I started using the word love in politics, and I realized that it is because the people of Wayanad gave me so much love and affection that my entire politics changed. I realized that the only weapon to actually counter hatred, anger, is love and affection. सत्ता में अब बात सुप्रीम कोर्ट की सत्ता की, जिसे आज नए चीफ जस्टिस ने संभाल लिया है, जिनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। आज सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। उन्होंने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली, जो 10 नवंबर को रिटायर हो गए हैं, और उन्होंने ही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश भी की थी। अब 64 वर्ष के जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51 में चीफ जस्टिस बन गए हैं। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का ही होगा और वो 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से अपनी वकालत शुरू की थी। 2005 में वो हाई कोर्ट के जज बने, जहां उन्होंने 13 साल तक पद संभाला, और फिर 2019 में जस्टिस खन्ना को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 साल के करियर में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 450 बेंचों का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने खुद 115 फैसले लिखे हैं। और अब उनका 6 महीने का कार्यकाल भी बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इस दौरान वो 5 ऐसे बड़े मामलों की सुनवाई करने वाले हैं जिन पर देश की नज़र टिकी हुई है। इस टर्म में चीफ जस्टिस मैरिटल रेप केस की सुनवाई करेंगे और ये तय करेंगे कि मैरिटल रेप अपराध है या नहीं। इसके अलावा वो चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया के मामले पर सुनवाई करेंगे। बिहार में जातीय जनगणना की वैधता पर दायर याचिका को भी सुनेंगे। साथ ही इस दौरान उन्हें सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर दायर पुनर्विचार याचिका और राजद्रोह की संवैधानिकता जैसे कई बड़े मामलों की सुनवाई करनी है। सत्ता में अब बात सर्दी की करते हैं।
जिसका हल्का हल्का एहसास आप न्यूज़ मित्रों को भी होने लगा होगा। बहुत जल्द इन सर्दियों को लेकर आप गर्म कपड़ों की तैयारी भी शुरू कर देंगे, लेकिन इस बार सर्दी के लिए एक विशेष तैयारी अयोध्या में भी हो रही है, जिसका केंद्र है राम मंदिर में विराजमान प्रभु श्री रामलला। भव्य राम मंदिर बनने के बाद ये सर्दी का पहला मौसम होगा, इसलिए रामलला को ठंड से बचाने के लिए इस बार अयोध्या में कुछ विशेष इंतजाम किए जाएंगे। जैसे सर्दी के मौसम में रामलला का अभिषेक गुनगुने पानी से किया जाएगा, रामलला को लद्दाख की पश्मीना शॉल उड़ाई जाएगी, उन्हें सर्दी से बचाने के लिए उत्तराखंड के ऊनी वस्त्र पहनाए जाएंगे। प्रभु श्री रामलला के लिए इस बार रजाई की भी व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए ठंड में 3 लेयर के गर्म वस्त्र का इंतजाम किया जा रहा है। इसमें हैंडलूम और खादी से बनी पोशाक भी शामिल है। और जब ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी तो गर्भगृह में ब्लोअर भी लगाए जाने की योजना है। खाने के साथ साथ सर्दी में उनके भोग को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सर्दी में उन्हें दही का भोग नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसके बजाय रबड़ी, खीर और सूखे मेवे का भोग लगेगा। बताया जा रहा है कि रामलला के लिए ये सारे इंतजाम अगहन पंचमी यानी 20 नवंबर से होंगे। रामलला के वस्त्रों को तैयार करने का जिम्मा मशहूर डिजाइनर मनीष त्रिपाठी को मिला है। प्रभु रामलला के कपड़े किस तरह बनाए जा रहे हैं, इस पर हम आपको एक रील दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर में श्री राम राजकुमार के तौर पर विद्यमान हैं और उनके राजसी ठाट बाट का पूरा ख्याल रखा जाता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है उनका खाना पीना बदल जाता है, उनके कपड़े भी बदल जाते हैं। और अब अगहन की पंचमी यानी 20 नवंबर के आसपास प्रभु श्री राम की जो ड्रेसेस हैं वो अब गर्म कपड़े हो जाएंगे, यानी कि प्रभु श्री राम अब रजाई ओढ़ेंगे, पश्मीना शॉल धारण करेंगे। मनीष त्रिपाठी जो कि खास तौर पर श्री राम प्रभु की ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं, पूरी तरीके से तैयारी में लगे। आप देखेंगे कि जो ड्रेसेस की डिज़ाइन है उनको भी यहाँ किया जा रहा है। जो डिज़ाइनिंग कपड़े हैं, डिज़ाइनर कपड़े हैं, उनकी पूरी डिज़ाइन की जा रही है। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम के जो अंग वस्त्र हैं वो इसी सोने के कपड़े से बनेगा। ये जो कपड़ा है ये सोने का बना हुआ, और ये जो तार आप देख रहे हैं ये भी सोने का तार है। सोने के तारों से ही इस सोने के कपड़े की सिलाई की जाएगी और खास तौर से खास अवसर, खास पर्व के लिए जो है वो श्री राम प्रभु की ड्रेस को डिजाइन किया जाएगा। भगवान की पोशाक में हल्के ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी तैयारी ऑलरेडी हमारे श्रम साधक अलग अलग प्रांतों से कर रहे हैं। और जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगा, पारा नीचे गिरेगा, तो उनकी पोशाक में और बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। धीमे धीमे अंग वस्त्र चेंज होगा, फिर शायद जो भगवान की पटुकाएँ हैं वो चेंज होंगी। धोती भी हो सकता है ऊनी हम बनाएं। जब शीत लहर और प्रचंड ठंड आगे आएगी तो प्लानिंग है पूरी। तो भगवान के चरणों में जो हमारे लद्दाख का एक पॉपुलर पश्मीना है वो आएगा, सॉफ्ट फुल कश्मीर का भी आएगा। हिमाचल के भी जो कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध जो टेक्सटाइल्स हैं, वुलन टेक्सटाइल है, वो यूज़ करेंगे। चंबा की हम जो रुमाल से जो कढ़ाई होती है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अब सत्ता का नंबर गेम भी आपको दिखाते हैं, जिसमें मिठाइयों वाली सत्ता की झलक है। दीपावली पर इस बार मिठाई इतनी बिकी कि पिछले वर्ष के रिकॉर्ड टूट गए हैं। दीपावली पर मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री डबल हो गई। फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष दीपावली के दौरान मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री लगभग 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 2,300 करोड़ रुपए था। दीपावली के दौरान मिठाई का कुल कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का रहा, जिसमें ऑनलाइन बिक्री भी शामिल है। पिछले साल ये आंकड़ा 19,000 करोड़ रुपए का था। इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाइयां रहीं काजू कतली, काजू से बनी दूसरी मिठाइयां, सोन पापड़ी और बेसन की मिठाइयां, जैसे बेसन के लड्डू, पतीसा, बूंदी के लड्डू। यानी दीपावली पर मिठाई भारतीयों ने खूब खरीदी, खूब खाई। वैसे दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत में कई छोटे मंत्रालयों का वार्षिक बजट 25,000 करोड़ रुपए से कम होता है, जितने की इंडिया वाले इस दीपावली में मिठाई खा गए हैं।